Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Elegy written in Country Churchyard, and this is the 7th video on this particular poem, Elegy written in Country Churchyard, which is written by the great poet Thomas Gray. So students, आप इस पे ऑलरेडी 6 वीडियो देख चुके हैं, आपको आइडिया लग गया कि क्या चल रहा है पोएम में. अब हम आज 7th वीडियो पे इस पर बात करते हैं और मैंने हर वीडियो में आपकी 12 लाइन्स जो है एक्सप्लेन की है. ये पोएम थोड़ी बड़ी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और वैसे भी ये रिवीजन क्लासेस चल रही है तो मैं आपको 12 लाइन्स जो है इसकी पोएम की हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ. और ये कौन सा वीडियो हमारा 7th वीडियो है. आपको पता चल गया जब अभी तक आपने 1 to 6 वीडियोस देखे हैं, आपको आइडिया लग गया कि जो पोएम है उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है बिटवीन पुअर एंड वेल्दी पीपल. ठीक है, अभी जो ये देखने वाले हैं हम 12 लाइन्स, उनमें क्या चल रहा है देखो. ग्रेवयार्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पुअर और जो वेल्दी पर्सनस हैं, वेल्दी पीपल हैं, उनके बीच में जो ग्रेवयार्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कब्रिस्तान में, वो कैसे हो रहा है ये हम आज देखते हैं. सो लेट्स बिगिन. Far from their madding crowds, ignoble strife, their sober wishes never learn to stray along the cool, sequestered well of life. They kept the noiseless tenor of their way, yet even these bones from insult to protect. Some frail memorial still erected high with uncouth rhymes and shapeless sculpture decay. Implored the passing tribute of a sigh, their name, their ears spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she's stews that teach the rustic moralist to die. So student, देखो एक तो आपको बता दूँ, ये बहुत ही ये जो far from the madding crowd, इस सेम पूरे सेंटेंस से एक नॉवल भी है टॉमस हार्डी की, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से. तो ये लाइन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है. बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है ये किसने अडॉप्ट की है, ये लाइन कौन से राइटर ने अडॉप्ट की. तो टॉमस हार्डी ने इसको अडॉप्ट किया इस लाइन को और इस नाम से इसकी नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो स्टूडेंट देखो, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, जो गाँव के लोग होते थे वो इस मैडिंग क्राउड से, देखो क्राउड मैड कहाँ होगा, सबसे पहली बात तो क्राउड कहाँ होगा, सिटी में होगा. यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है दिखाया जा रहा है बिटवीन पुअर पीपल एंड वेल्दी पीपल. उसके अलावा यहाँ कंपेयर किया जा रहा है किसको, सिटी के लोगों को और जो विलेज के लोग हैं, बेचारे गांव के लोग हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है. उनमें से बेटर किसको बताया जा रहा है, जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ को बेटर बताया जा रहा है. इन 4 लाइन्स में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ को बेटर बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सॉलिट्यूड में और बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, वो फालतू के काम की मेहनत नहीं करते थे. स्ट्राइफ मतलब स्ट्रगल करना, वो फालतू का स्ट्रगल नहीं करते थे. गांव के जो लोग होते थे और बहुत दूर रहते थे मैडिंग क्राउड से. कहने का मतलब वो सिटी से काफ़ी दूर रहते थे. जो क्राउड है वहाँ सिटी का, जो मैड लोग हैं, जो सिटी के लोग हैं, जो पागल होते हैं, उनसे वो काफ़ी दूर रहते थे. पागल होते इन द सेंस पर्टिकुलर पागल होने से नहीं है. मैडिंग क्राउड का मतलब ये है कि जो गांव के लोग हैं वो दूर रहते थे शहर के लोगों से. फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, और ना ही वो कोई ऐसी स्ट्राइफ ऐसा स्ट्रगल करते थे जो वेस्ट हो. देयर सोबर विशेस, उनकी विशेस बहुत ही सोबर थी. ठीक है, उनकी जो विशेस थी, उनकी जो डिज़ायर्स थी, बहुत ही सोबर और सिंपल डिज़ायर्स थी. लर्न टू स्ट्रे, उन्होंने कभी भी क्या नहीं सीखा था, लर्न टू स्ट्रे, बिना बात का शो ऑफ करना नहीं सीखा था, स्ट्रे करना नहीं सीखा था. अलॉन्ग द कूल स्क्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, वो अपनी लाइफ में आराम से कूल शांति से रहते थे. स्क्वेटेड वेल ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ में वो बिल्कुल काम और शांति से रहते थे, अपनी लाइफ को कूल वो स्पेंड करते थे. ठीक है, देयर सोबर विशेज, उनकी जो विशेज थी बहुत सोबर हुआ करती थी. नेवर लर्न टू स्ट्रे, उन्होंने अपना कभी भी नहीं सीखा किसी से कुछ शो ऑफ करना या डिस्क्रिमिनेशन करना. उनकी लाइफ कोई बहुत हाई फाई लाइफ नहीं थी. अलॉन्ग द कूल स्क्वेस्टेड वेल ऑफ लाइफ, उनकी जो लाइफ थी बहुत ही कूल लाइफ और बहुत ही अच्छी और सोबर सिंपल लाइफ थी. दे कैप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे, और वो अपनी लाइफ में नॉइसलेस चीज़ें भी रखते थे. कहने का मतलब अपनी लाइफ को इस अकॉर्डिंग जीते थे कि वहाँ पे कोई ज़्यादा झगड़ा या कुछ ऐसा नहीं होता था. नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे,
मतलब जब वो ऑब्वियस बात है कि जो गांव के लोग थे वो बहुत सुपर सिंपल थे और वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि जो सिटी के लोग हैं वो जितने ज़्यादा सिटी में रहेंगे उतने ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के नियर बाय होंगे, पर जो गांव के लोग हैं वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर रहते थे। तो क्या होता था, नॉइसलेस टेनोर ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कोई ऐसा नॉइस होता ही नहीं था, मतलब एकदम शांति से, एकदम सॉलिट्यूड में वो अपना जीवन बिता सकते थे। कौन? गाँव के लोग। उसके बाद है Yet even these bonds from insult to protect, हाँ उनकी एक इच्छा तो ज़रूर थी, वैसे वो बहुत सिंपल सोबर थे पर उनकी एक इच्छा ज़रूर थी। Yet even these bonds, उनकी जो बोन्स है मरने के बाद जो उनकी हड्डियाँ हैं, फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, वो अपनी हड्डियों को प्रोटेक्ट कर सके इंसल्ट होने से। तो उनकी यही विशेष थी कि एटलीस्ट उनके मरने के बाद ग्रेवयार्ड में भेदभाव नहीं किया जाए कि उनकी हड्डियाँ, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की हड्डियाँ हैं, ये लोग गरीब हैं तो इनकी हड्डियों को कैसे भी इधर उधर जो है ग्रेव में रख दो, या जो गरीब लोग हैं उनको कहीं भी दफन कर दो। तो ये कह रहे हैं कि हमें बस अपनी बोन्स को प्रोटेक्ट करना था, इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, ठीक है। येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, हाँ उनकी ये इच्छा थी कि वो अपनी बोन्स को इंसल्ट करने से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई, वो कह रहे हैं हाँ कुछ मतलब जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं, पैसे वाले लोग जो होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी जो मकबरे बने होते हैं, जो ग्रेव होती है उनकी कब्रों पे कुछ मकबरे बने हुए होते हैं, कुछ उनकी याद में 10-15 जो है सेंटेंस लिख दिए जाते हैं उनके जो है रिलेटिव्स के द्वारा। तो वो कह रहे हैं हमारी बोन्स जहाँ दफनाई जाएगी या हम जहाँ दफनाए जाएंगे वहाँ बस हमारी उस जगह को इंसल्ट होने से प्रोटेक्ट करना है हमें। सम फ्राइल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई, हाँ हमारे जो ग्रेव है उसके जस्ट पास में ऐसे कुछ पैसे वाले लोगों के भी मेमोरियल हैं जो अभी भी खड़े में इरेक्टेड हाई के मतलब ग्रेव पे जो है टॉम बना दिए गए, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिख दिए गए हैं। विद अनकाउथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर्स डिके implores the passing tribute of a sigh, वो करें विद अनकाउथ राइम एंड शेपलेस स्कल्पचर डिके। और वो उनके और कुछ ऐसा है कि कुछ जो लोग हैं गांव के, उन गांव के लोगों के लिए भी किसी ने कोई ऐसा जो है एक टॉम बना दिया या कुछ उनकी मेमोरी में कुछ लिख दिया, पर वो कैसा लिखा है, विद अनकाउथ राइम एंड शेपलेस स्कल्पचर, उसको कोई अच्छा स्कल्पचर नहीं दिया, शेपलेस स्कल्पचर्स डिकेड इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, वो कह रहे हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ये सब चीज़ें कि हमारी जो बोन्स है उनको इंसल्ट होने से प्रोटेक्ट करना, या फिर हम चाहते हैं कि कुछ हमारे बारे में 4 बातें लिखी जाए। तो क्यों लिखी जाए, क्योंकि इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, ताकि इन कब्रों के पास से अगर कोई गुजरे तो ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, तो श्रद्धांजलि देने के लिए साय आहें भर ले, एक बार के लिए आह भर ले। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, अगर हमारी ग्रेव के पास से कोई गुजरे तो वो हमें याद करके अपनी आहें भर ले, हमें श्रद्धांजलि देने के अकॉर्डिंग। Their names, their years, spelled by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews that teach the rustic moralistic guy. The place of, देखो their names, उनके जो नाम हैं, their years, जब उनका जन्म हुआ और जब उनकी मृत्यु हुई, तो एक तरह से जो उनके बारे में, और नहीं तो ज़्यादा इतना ही लिख दो, उनका नाम लिख दो, कब उनकी डेथ हुई, कब उनका बॉर्न हुआ, ये लिख दो, ठीक है। देयर नेम्स, देयर ईयर्स, स्पेल्ड बाय द अनलेटेड म्यूज, ये भी किसी ने लिखा, अगर बाई चांस किसी की ग्रेव पे लिख भी दिया तो किसने लिखा है, अनलेटेड म्यूज ने। अनलेटेड इन द सेंस इलिटरेड, है ना, इलिटरेड जो होते हैं, इलिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, तो किसी अनपढ़ लोग ने लिख दिया। क्योंकि देखो पैसे वाले जो लोग होंगे वो तो अपने टॉम को बनाने के लिए, कुछ भी इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए किसी भी पैसे वाले को या किसी भी जो है लिटरेट पर्सन को हायर कर सकते हैं, पर गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को भी बुला लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे नाम और जो हमारा ईयर भी लिखा गया है ना, वो स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, तो किसी अनलेटर्ड ने लिख दिया, किसी गंवार ने लिख दिया, किसी अनपढ़ ने लिख दिया, तो उससे क्या हुआ, ऑब्वियस बात है कि वो लिखेगा तो उसने कुछ नाम में गड़बड़ी कर दी, उनका नाम गलत लिख दिया, ठीक है, कैसे भी लिख दिया। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, और उसने क्या किया, जहाँ पे उस जगह पे हमारा नाम और हमारा ईयर लिख दिया, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे क्या आना चाहिए, फेम और एलिजी, हमारी प्रशंसा में कोई शब्द आने चाहिए या हमारे दुख के लिए कोई शब्द आने चाहिए, उन जगहों पे उसने क्या किया, बेवकूफ़ ने हमारा नाम और
स्पेलिंग हमारा नाम की स्पेलिंग भी गलत कर दी और ईयर लिख दिया। कौन सी जगह पे? इंस्टेड ऑफ फेम एंड एलर्जी। जिस प्लेस पे फेम और एलर्जी आनी चाहिए, हमारे बारे में कोई प्रशंसा में या कोई दुख में दो शब्द कहे जाने चाहिए, वहाँ पे उस अनलेटर्ड ने क्या किया है, हमारा नाम और ईयर लिख दिया, उसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। एंड मैनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड शी स्टू, और उसके अलावा उसने क्या किया, हॉली टेक्स्ट लिख दिए, हमारे जो टॉम है उस पर हॉली टेक्स्ट लिख दिए, कुछ धर्म की बातें लिख दी दो चार। और वो क्यों लिखी है? क्योंकि दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, ताकि वो टीच सिखा सके रस्टिक गांव के लोगों को, मॉरलिस्ट मतलब नैतिकता की बातें सिखा सके, टू डाई जो मरने से रिलेटेड है। कहने का मतलब इन 4 लाइन का यही है कि पहली बात ये ऊपर तो कह रहे हैं कि हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं उनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। हम नहीं चाहते कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा लिखा जाए। हाँ, कुछ ऐसे यहाँ पे ग्रेव्स हैं जहाँ पे कोई मेमोरियल रखा गया है, उनके लिए लिखा गया है, पर वो बिल्कुल शेपलेस स्कल्पचर है ना, उसमें कोई शेप नहीं है। और हम ये सब क्यों चाहते हैं? ताकि कोई अगर हमारी ग्रेव के पास से गुजरे तो वो क्या करे, आहें भरे ट्रिब्यूट करने के उससे। फिर वो कह रहा है कि देयर नेम्स देयर ईयर स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड न्यूज़। और अगर बाई चांस किसी ने किसी गरीब या गांव के लोगों की ग्रेव पे कुछ मेमोरी लगा दी, कुछ टॉम्ब लगा दिया, तो क्या हुआ है कि उनके सिर्फ नाम और ईयर लिख दिए गए, और वो भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, क्योंकि किसने लिखे हैं? अनलेटर्ड न्यूज़ ने लिखे हैं। और कौन सी जगह पे लिख दी? द प्लेस ऑफ फेम एंड एलर्जी सप्लाई, जहाँ पे फेम प्रसिद्धि और एलर्जी आनी चाहिए। एंड मैनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्रीट, और बहुत सारे हॉली टेक्स्ट उसको भर दिया। और क्यों भर दिया? ताकि गांव के लोगों को वो सिखा सके कि मरने के बाद क्या होता है, या मरने से रिलेटेड बातें सिखा सके कि भी ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको खुश करोगे तो वो भी खुश रहेगा। तो ऐसी कुछ बातें लिख दी, मॉरलिस्टिक बातें लिख दी, ताकि जो गांव के लोग हैं वो उनको पढ़ें और उनको समझ में आए। तो उससे क्या होगा, उससे जो उनका ग्रेव है वो ख़राब हो गया, उसको बेचारे को कुछ प्रसिद्धि में और उसके एलर्जी में तो 2 शब्द लिखे नहीं, और गांव के लोगों को सिखाने के पर्पज़ से कुछ कुछ उनके मकबरे को भर दिया गया। तो यहाँ बस यही बोल रहे हैं जो हमारे पोएट है टॉमस ग्रे, उन्होंने कंपेयर किया है गांव के लोगों को शहर के लोगों से, गांव की लाइफ को शहर की लाइफ से, ठीक है, विलेज लाइफ वर्सेस सिटीज़ लाइफ। उसके अलावा उन्होंने जो गांव के लोग हैं उनकी एक छोटी सी विश बताई कि वो बस चाहते हैं अपनी बोन्स को इंसल्ट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मरने के बाद उनकी इंसल्ट हो, और अगर बाई चांस उनके लिए किसी ने कुछ लिखवाया भी है, मकबरा बनवाया भी है, तो किसी अनलेटर्ड से बनवा लिया तो उसने उनकी मिस्टेक कर दी, जो उनकी स्पेलिंग है उसमें भी मिस्टेक कर दी, और उसके अलावा कुछ हॉली टेक्स्ट लिख दिए, जिससे क्या हुआ, गाँव के लोगों को सिखाने के लिए टेक्स्ट लिख दिए, तो पूरा मकबरा भर गया। सो आई होप आपको ये 12 लाइन समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग और जो लाइंस है वो डिस्कस करेंगे। अभी इस पे हो सकता है मे बी 2-3 वीडियो और बने, पर टेंशन की बात नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पोएम क्लियर हो जाएगी। पोएम बड़ी है बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फिलोसफिकल और रियल पोएम है, तो आप अगर इसको अपने लाइफ से लिंक करके देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर पोएम है। आप इसको देखें पोएम को, और इसके पहले की जो वीडियोस है सारे 1 to 6 वो सारे देखें, उसके बाद 7th वीडियो पे आएँ। अगर आप डायरेक्ट ये देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले वो वीडियोस देखें। थैंक यू।